तो नतीजे लोकसभा के अंदर रहे, उनको देखते हुए विधानसभा में कितनी टिकटें आप मान रहे हो कांग्रेस को? 70 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा। 80 भी हो सकती हैं, जा सकती हैं। आपने बीजेपी क्लीन स्वीप कर दी बिल्कुल। हाँ, बीजेपी तो क्लीन स्वीप है। नानोन सर इनेलो का गढ़ रहा है। कभी किसी जमाने में सिर्फ इनेलो इनेलो दिखती थी नानोन के अंदर, आज वो गढ़ बिल्कुल खत्म हो गया है। लोकसभा के और विधानसभा के समीकरण हमेशा अलग अलग होते हैं। ये लोकसभा वाला जो ओरा है ये विधानसभा में काम नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं ये इस गलतफहमी में तो नहीं है कांग्रेस कि लोकसभा हमने जीत ली तो विधानसभा में हम जीत जाए। बीजेपी का क्या आधार मानते हैं आप नारनौंद के अंदर? कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई कैंडिडेट भी नहीं है, कोई सीरियस कैंडिडेट भी नहीं है। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव की रणभेरी शुरू हो चुकी है, पद यात्रा रैलियों का दौर शुरू हो चुका है और इसी सभी चीजों पर चर्चा करने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है नारनौंद हलके के अंदर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिलबाग सिंह ढांडा जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सिटी बिग न्यूज़ को मेरी सभी दर्शकों को राम राम। क्या माहौल चल रहा है नारनौंद के अंदर अभी तक? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अब केवल 2 महीने से भी कम का समय रह गया है और इसमें पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। अपने मिल रहे हैं अपने सभी वोटर्स को, हर एक गांव में जा रहे हैं, दफ्तर के अंदर भी आ रहे हैं लोग बाग। तो अभी तो यही इंतजार हो रहा है कि जैसे चुनाव आए और हम सरकार बनाएं कांग्रेस पार्टी की। लहर बनी हुई है पूरी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस की तो लहर बनी है, बट एक अजीब सी समस्या सामने आ गई है। 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार है और शैलजा जी ने अभी 3 दिन पहले रैली की थी, तो रैली के अंदर अच्छी खासी जनसंख्या इकट्ठी हुई थी वहां पर। उन्होंने साफ साफ डॉक्टर अजय चौधरी का नाम ले दिया कि जी आपको मैंने जो है टिकट ऑफर कर दी है और जिता दिया जनता ने है। तो फिर ये बाकी जिन 24 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी दे रखी है, एप्लीकेशन दे रखी है, उन लोगों का क्या होगा? जब सरकार कांग्रेस की आ रही है, लोगों को दिख रहा है कि सरकार आएगी, तो यकीनन है कि टिकटार्थी ज़्यादा होंगे। बाकी पार्टियों को अंदर पता है कि भी इतने कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कांग्रेस के अंदर टिकटार्थी ज़्यादा हैं। जहाँ तक कि चुनाव के डिक्लेयर होने की बात है, ये सेंट्रल लीडरशिप का मैटर है, इसको वो देखते हैं। अब जो सीनियर लीडर्स हैं ये उनके लेवल का मैटर है। इस तरीके से स्टेज के ऊपर टिकट अनाउंस करना, क्या आपने अपने हिसाब से क्या मानते हैं, सही है गलत है? ये तो लीडरशिप को देखना होता है, क्योंकि जो सीनियर लीडर हैं वो ये इसके ऊपर देखते हैं। अब हम तो टिकटार्थी हैं, जो हमारे को ड्यूटीज लगाई जाती है कांग्रेस पार्टी उसको निर्वाह करते हैं। कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस की सेवा में रहेंगे, कांग्रेस से के ही काम करते हैं। पिछले 7 साल से जैसे हम हल्के के अंदर हैं, रैलियां भी कराए हैं, दफ्तर भी खोला है, सब कुछ काम किए हमने और भी पूरा विश्वास है कि टिकट हमें मिलेगा और विजय प्राप्त होगी। लोग एक बात और बोल रहे हैं कि 52 साल तक जो है कांग्रेस का कोई प्रत्याशी यहाँ से जीत नहीं सका है, तो इस बार क्या ये सुक्का तोड़ पाओगे आप लोग? अब की बार सुक्का टूटेगा, 100% टूटेगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में देखा कि यहाँ 45,000 से MP साहब जीते हैं और अब की बार इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ये लीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 50,000 से ज़्यादा लीडेगी और 52 साल का रिकॉर्ड पूरी तरह टूट जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट बनेगा, MLA कांग्रेस का आएगा, सरकार कांग्रेस की होगी। लोकसभा के और विधानसभा के समीकरण हमेशा अलग अलग होते हैं। ये लोकसभा वाला जो ओरा है ये विधानसभा में काम नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं ये इस गलतफहमी में तो नहीं है कांग्रेस कि लोकसभा हमने जीत ली तो विधानसभा में हम जीत जाएंगे? ये जनता ने अपना मन बनाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी की लहर जनता वर्सेस बीजेपी चुनाव है, क्योंकि 9 साल में उन्होंने देख लिया बीजेपी ने JJP ने कुछ काम नहीं किए। अब आज फैसला आया है विनेश फोगाट के ऊपर, जो ओलंपिक के अंदर एक दिन में 3 गोल्ड मेडलिस्ट को उन्होंने हराया और जहाँ पे लास्ट में उसके साथ कुछ धोखा हुआ तो उन्होंने अपील भी की, लेकिन अपील नहीं उनकी कामयाब हुई और वो सिल्वर मेडल भी उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसी जातियाँ हो रही हैं देश के अंदर और ये अगर भारत सरकार चाहती है, हमारा WFI इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाले संज्ञान लेते तो ये शायद जजमेंट कुछ और हो सकता था। विधानसभा चुनाव सिर पे है और मुख्यमंत्री सैनी साहब जो है घोषणा के ऊपर घोषणा किए जा रहे हैं, इन घोषणाओं का कितना फर्क पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव के ऊपर? इनका तो एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। बीजेपी फेल होगी, मनोहर लाल जी फेल हुए, तभी तो उनको रिप्लेस किया, इनको लेकर आए कि शायद हमारी नैया पार हो जाए। अब अनाप शनाप कोई इंटरव्यू निकालने को पोस्टें निकाल दें, ना तो उनके रिटन टेस्ट होने 1.5 महीने में, ना उनके इंटरव्यू होने। अगली सरकार आएगी वो उनको अपॉइंटमेंट देगी। तो आज से 9.5 साल तक कहाँ बैठे थे वो? मुख्यमंत्री चेंज करना था तो 4.5 साल के बाद कर देते। 6 महीने पहले मुख्यमंत्री चेंज कर दिया, 6 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया ताकि हमारी नैया पार हो जाए। तो इस चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और नायब साहब कितना भी प्रचार कहते रहें उससे लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी बैकफुट पे आ चुकी है।
तो बीजेपी का क्या आधार मानते हैं आप नारनौंद के अंदर? कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं। कोई आधार नहीं है, कोई कैंडिडेट भी नहीं है, कोई सीरियस कैंडिडेट भी नहीं है। वित्त मंत्री एक आधी बार आ जाते हैं, थोड़ा कह देते हैं, लोग भी आधे अधूरे मन से, उनको भी शायद वो, मुझे लगता है कि श्योर नहीं होंगे टिकट के लिए, कभी आ गए कभी नहीं आए हैं, तो वो जोश नहीं है। जोश आएगा भी कहाँ से भी, क्योंकि बीजेपी के का रुतबा हरियाणा के अंदर खत्म हो चुका है। नारनौंद सर इनेलो का गढ़ रहा है। कभी किसी जमाने में सिर्फ इनेलो इनेलो दिखती थी नारनौंद के अंदर, आज वो गढ़ बिल्कुल खत्म हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? बड़ी वजह तो घोटाले हैं। लोगों ने पिछली बार वोट दिए थे जेजेपी को, उन्होंने कहा था कि हम जमुना पार छोड़ कर आएंगे जी। और हम 5100 पेंशन देंगे। 5100 तो आज तक भी नहीं हुई। इनेलो इनेलो की बात मैं कर रहा हूं। इनेलो तो खैर जब इनका परिवार ही टूट चुका था, जेजेपी इनेलो हो चुकी थी, तो परिवार ही आपस में कंट्रोल में नहीं था। सारे विधायक चले गए थे, उनके अपोजिशन लीडर थे, 20 विधायकों में से 2 विधायक उनके पास रहे थे, इनेलो के पास बचा ही कुछ नहीं था। दोनों टूट गए थे आपस में। और वजह ये थी कि जेजेपी लोगों ने सोचा था कि शायद कुछ काम करेगी, उनके बहकावे में आके वोट दे दिए। फिर जैसे वो सीट पर बैठे, लोगों के विपरीत किसानों की परवाह नहीं करी, महिलाओं की परवाह नहीं करी, और अपने उसी के अंदर चले रहे। इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के अंदर भी वो फंसते रहे, कहीं चारा घोटाला, कहीं राइस घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, कहीं शराब घोटाला, घोटाले के ऊपर घोटाले होते रहे। इन दोनों की आपस में नहीं हुई और अल्टीमेटली बीजेपी ने भी उसको छोड़ना पड़ा। तो इन घोटालों की वजह से इनेलो और जेजेपी दोनों के दोनों खत्म। दोनों खत्म बिल्कुल। अभी अभी रिसेंटली बीएसपी के साथ में इनेलो का गठबंधन हुआ है मायावती जी के साथ में। तो ये जो वोट बैंक है, एससी वोट बैंक है, इसका कांग्रेस को कितना नुकसान होने वाला है? नुकसान कोई नहीं होने वाला है। पिछले विधानसभा के अंदर बीएसपी का इनेलो का समझौता था, क्योंकि अब ये बीएसपी तो पार्टी कुछ पहले उत्तर प्रदेश में थी, उत्तर प्रदेश के अंदर उनका एक भी एमपी नहीं आया, तो हरियाणा तो की दूर की बात है। हरियाणा में तो खाता खोलने का मतलब ही नहीं। नहीं, लोकसभा के अंदर बीएसपी के कैंडिडेट तीसरे नंबर पे रहा है। तीसरे नंबर पर रहा क्योंकि लोगों का गुस्सा था इनेलो और जेजेपी को लेकर। उसके अलावा जो थोड़े बहुत वोट थे वो उसके आ गए। अब तीसरे नंबर पर है या चौथे नंबर पर हुआ, कुछ वोट आए हैं उसको, तो वो नगण्य के बराबर है, नोटा से भी वोट कम है, तो उसको हम सीरियस ज़्यादा नहीं लेते कि वो तीसरे नंबर पर रहा। वोटों की संख्या देखिए आप, वोटों की संख्या तो बहुत कम है वो। अब क्या रहने वाला है आपके हिसाब से? इनेलो जेजेपी कुछ है कहीं लाइन में आसपास, कहीं दिख रहा है कुछ? मुझे नहीं लगता वो हरियाणा में एक सीट भी निकाल पाएंगे। टोटली टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की मान रहे हो, या फिर बीजेपी को भी आपने आउट कर दिया? कांग्रेस और बीजेपी का रहेगा, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी का भी वो जनाधार नहीं है। नारनौंद के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा जीत नारनौंद हल्के से हुई है, और पिछली बार भी यहाँ विधानसभा में नारनौंद से हारी थी। अभी आपस में बदल रहे हैं, कोई चेहरा बदल दें, सीएम बदल दें, अध्यक्ष बदल दें, कुछ और बदल दें, तो बदला बदला करने से कैंडिडेट बदल देंगे। लोकसभा के अंदर भी 1 घंटा पहले उन्होंने ज्वाइन करवाया रणजीत जी को, उनको टिकट दे दिया, उसका भी विरोध हुआ, पार्टी में विरोध हुआ, और इसी तरह जो लोगों की राय है वो बीजेपी को हराने की है। तो नतीजे लोकसभा के अंदर रहे, उनको देखते हुए विधानसभा में कितनी टिकटें आप मान रहे हो कांग्रेस को? 70 से ज़्यादा, 70 से ज्यादा। 80 भी हो सकती हैं, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा चला हुआ है कि कांग्रेस के पास 70, 75 और 80 तक सीटें जा सकती हैं। आपने बीजेपी क्लीन स्वीप कर दी बिल्कुल। हाँ, बीजेपी तो क्लीन स्वीप है, विधानसभा में तो कांग्रेस जो है ना अपना सरकार बनाएगी, और क्लीन स्वीप पूरी 3/4 मेजोरिटी के साथ जीतेंगे हम। तो दिलबाग सिंह ढांडा की बात करें तो नारनौंद हलके के अंदर उनके आंकड़े, उनके समीकरण क्या बोल रहे हैं? वो अपने आप को टिकट की लाइन में कहाँ खड़ा देख रहे हैं? टिकट की लाइन में तो हम नंबर 1 पे देख रहे हैं। वजह ये है कि यहाँ पर सबसे सीनियर हम हैं, 7 साल पहले यहाँ पर आए थे हम। आते ही हमने पूरे जोर से काम करना शुरू कर दिया, रैलियाँ करी, पद यात्राएँ करी, जनसभाएँ करी, ऑफिस मेंटेन किया। यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं लोग बाग। एक एक गांव के अंदर हम 25 बार गए हैं, हर 59 गांव हैं, हर एक गांव के 100 आदमियों को हम जानते हैं। लोग कहते हैं जी आप एक बार आ जाओ, और मुझे लगता है कि हमारा जो संगठन के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है, पद दिए हैं, मेहनत है, अनुभव है, उसको देखते हुए टिकट हमें मिलेगा। आजकल लगता नहीं सीनियोरिटी ज़्यादा सेटिंगबाजी काम करती है टिकट लाने के लिए? सीनियर लीडरशिप अभी बार गंभीर है, सरकार बनाने के मूड में है। उन्होंने कहा भी हमने सरकार बनानी है, जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो सीनियर कांग्रेसी है, जो ईमानदार रहा है, जिसकी प्रवृत्ति ठीक है, उसको हम टिकट देंगे। अब सर्वे हो चुका है, सर्वे के बाद इंटरव्यू भी चल रहे हैं, मेरा तो इंटरव्यू भी हो चुका है।
तो ऐसे लगता है मुझे कि अब की बार कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई पैराशूट कैंडिडेट या बैकडोर से एंट्री नहीं होगी। जो सीनियर है, जिन्होंने काम अच्छे किए हैं, जिनको लोग चाहते हैं, जो जिताऊ है, जो टिकाऊ है, उसी को टिकट मिलेगा और वही कांग्रेस की सीट अच्छे मार्जिन से निकाल लेगा। और उन्हीं के अंदर हम अपने आप को नंबर 1 पे देख रहे हैं। चलो, नारनौंद हल्के के लिए 3 विकास कार्य है जो सबसे प्रायोरिटी पे आप करवाना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेरा स्पोर्ट्स का रहेगा, क्योंकि अब ओलंपिक के अंदर टोटल 6 मेडल आए हैं, जिसमें से 5 हरियाणा के हैं और 2 महिलाएं भी हैं, मन्नू भाकर, विशेष फोगाट। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और स्पोर्ट्स कॉलेज कोई है नहीं। और इस बेल्ट में तो विशेष तौर से सरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो हम खोलेंगे एक स्पोर्ट्स कॉलेज, मेरा है कि यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज बनाएं। और एक जो बेरोजगारी है उसको दूर करने की एक पॉलिटेक्निक बनाएं। टेक्निकल बच्चे पैदा होंगे, प्लेसमेंट होगी, मल्टीनेशनल कंपनियों में यहाँ आएंगी, कुछ और कंपनियाँ हैं, तो यहाँ रोजगार मिलेगा। और जैसा कि हमारी संख्या बहुत ही नारनौंद पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर IIM भी नहीं है, यूनिवर्सिटी भी नहीं है। जो राखीगढ़ी के अंदर पुरातत्व विभाग का केंद्र बनाया हुआ है, भारत सरकार उसके लिए पैसे भी देती है। तो प्रपोजल यही रहती है कि हम उसको चारों तरफ से 4 लेन के साथ जोड़ें, ताकि टूरिस्ट आएँ, देखें, यहाँ पर आमदनी भी हो, तो उसको चमकाएंगे। और साथ में मेरा यही भी है कि जहाँ तक एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीज़ें जरूरी है। अगर यहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से यूनिवर्सिटी एक बन जाए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट पूरी भी करती है, UGC के हिसाब से 7 कॉलेज बनने चाहिए, हमारे पास यहाँ 7 कॉलेज हैं। एक मेडिकल कॉलेज हो जाए जो हेल्थ ग्राउंड है वो उसके साथ में, क्योंकि यहाँ 50 किलोमीटर तक कोई ना तो कोई हॉस्पिटल है और ना कोई फैसिलिटी है। तो कोई पेशेंट अचानक बीमार हो जाता है तो उसको दूर जाना पड़ता है। तो मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि स्पोर्ट्स कॉलेज, हेल्थ और एजुकेशन। चलो राणा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिलबाग सिंह ढांडा जी, जो अभी आश्वस्त हैं कि सीनियर लीडरशिप पे उनको पूरा भरोसा है कि सीनियरिटी के हिसाब से, काम के हिसाब से इस बार नारनौंद हल्के की टिकट दी जाएगी। ये टिकट के लिए भी आश्वस्त दिख रहे हैं और अपनी जीत को लेकर भी। पक्के आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनको टिकट मिल पाती है या नहीं। तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज के साथ में। नमस्कार।